एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे, सुनहरा हीरा! ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस, बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है, पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया, तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अवसर तो अवसर होता है, तो राजा
सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियाँ तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ। मेरा नाम चंदन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियाँ मंगवाई थी। तुम ये मिट्टी की मुर्गियाँ लेकर आए हो। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है, क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है। इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए। वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश। भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना। वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ।
राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लो। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घरवाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं, तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो बेटा। मैं क्या करूं माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है
अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ, जान बची। शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे पेड़ों की झाड़ियाँ देखकर उसका मन ललचाने लगा। अरे वाह, इतने मीठे बेर। चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, यह तो बेर खाने में मस्त है। यही सही समय है इसे पकड़कर खाने का। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक समय की बात है, एक गांव में नंदी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपनी माँ के साथ मिट्टी के हाथी बनाकर बेचा करती थी। यही उनकी कमाई का अकेला जरिया था। वो गांव-गांव जाकर मिट्टी के हाथी बेचती और सिर्फ खाने लायक पैसे कमाती। एक दिन एक आदमी नंदी के पास आया। अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के हाथी बहुत प्यारे हैं। क्या तुम कल तक मेरे लिए ऐसे 100 हाथी बना पाओगी? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा बेटी। नंदी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस आदमी से 100 हाथी बनाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उस दिन जब नंदी घर वापस जा रही थी, तब एक मधुमक्खी ने उसके हाथ पर काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। देखो मेरा हाथ तो सूज गया। हे भगवान, ये मधुमक्खी ने क्यों काटा मेरे हाथ पर? नंदी का हाथ सूज जाता है। नहीं, अब मैं कल तक 100 मिट्टी के हाथी कैसे बनाऊंगी? बड़ी मुश्किल से एक व्यापारी मिला था जो 100 हाथी बनवाना चाहता था। माँ, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो गया माँ? हे भगवान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नंदी बहुत रोती है और बार बार भगवान को पुकारने लगती है। नंदी को रोता हुआ पाकर एक परी उसके पास आती है। घबराओ मत बच्ची, तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो। आओ, मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर देती हूँ। अब तुम इन्हीं हाथों से उन सुंदर मिट्टी के हाथियों को बना पाओगी। आओ मेरे पास। नंदी परी के पास जाती है। परी अपने नंदी के हाथ पर छूती है और सारी सूजन गायब हो जाती है। परी नंदी का हाथ ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नंदी अब बहुत खुश थी। भगवान, तुम बहुत अच्छे हो। परी को भेजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करा है प्रभु। अब नंदी खुशी खुशी रात भर बैठ के अपनी माँ के साथ 100 हाथी बनाती है। अगले दिन व्यापारी आता है और सारे हाथी खरीद लेता है और इसके बदले नंदी को बहुत बड़ी रकम देता है। नंदी बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आपको आगे भी कभी ऐसे हाथी बनवाने हो तो मुझे याद कीजिएगा। मैं और भी अच्छे और सुंदर हाथी बना कर दूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं नंदी, तुम बहुत गुणवान हो। तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं अगली बार तुमसे 200 हाथी बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नंदी और उसकी माँ खुश हो जाते हैं।
और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आएं। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर हैं जिन्होंने हम सब की जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श, न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। काली कोयल और तोता। एक नदी के पास आम और अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। आम के पेड़ पर कोयल का जोड़ा रहता था और अमरूद के पेड़ पर तोते का जोड़ा रहता था। वो हर वक्त आपस में झगड़ा करते रहते थे। कोयल को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो बहुत सुंदर गाती भी थी और तोते को अपने रंग पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसका रंग बहुत सुंदर था। दोनों कोयल बहुत चालाक थी। बड़ी कोयल ने कहा, सुन तोते, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर सुबह जाग उठते हैं, उनके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं और उनका मन खुशी से झूम उठता है। तोता उन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप कोयल की बात को सुनता रहता है और घूमने के लिए उड़ने लगता है। छोटी कोयल कहती है, मुझे भी घूमने जाना है। नहीं नहीं, हम ज्यादा धूप में उड़ेंगे तो हम और भी ज्यादा काले हो जाएंगे। और हाँ, आज से हम नदी में सुबह और शाम दोनों समय नहाने के लिए जाएंगे, समझी? छोटी कोयल कहती है, मैं
नहीं नहाऊंगी, मुझे नदी में डर लगता है, मुझे नहीं नहाना। एक बार नहाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। एक दिन छोटी कोयल ने सोचा, हाँ, ये तोता अमरूद खाता है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आज जब ये दोनों तोते घूमने जाएंगे तो मैं इनके पेट से अमरूद लेकर खाऊंगी, फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, तो समय नहाना नहीं पड़ेगा। तभी बड़ी कोयल कहती है, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? नहीं तो कल वो हमारे पेड़ से आम तोड़ेंगे। उनकी आवाज हमारी जैसी प्यारी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ नहाने चलो, हम दोनों सुबह शाम नहाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। चलो ना, चलो नदी पर। छोटी कोयल कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना। मैं तंग आ चुकी हूँ रोज दो समय नहाकर। हाँ, जरा सा भी रंग नहीं बदला। बड़ी कोयल छोटी कोयल को जबरदस्ती नदी पर ले जाती है। जब वो दोनों नहा रही होती हैं, अचानक से नदी में एक जंगली मछली आ जाती है और छोटी कोयल को दबोच लेती है। बड़ी कोयल रोने लगती है और अकेली रह जाती है। उड़ने वाला हिरण। ये बहुत दिन पहले की बात थी। गोपालपुर नाम के एक गांव में प्रभु करके एक चरवाहा अपने बीवी रूपा और बेटा विनोद के साथ रहता था। प्रभु रोज जंगल में जाकर अपने गाय को चराने ले जाकर जंगल में छोड़ देता था। वापस आकर उन्हीं गाय की दूध निकालकर गांव में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन जब प्रभु गाय को लेकर जंगल जा रहा था, अजी सुनते हो, आज चराने के लिए मैं भी आऊं क्या? मुझको और विनोद को घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। ऐसा वह तीनों गाय को लेकर जंगल में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब घर वापस जाने का टाइम हो गया, तभी प्रभु देखता है कि उन गायों में से एक गाय नहीं है जिसका नाम सीता थी। फिर प्रभु, रूपा और विनोद इधर उधर सीता को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी सीता नहीं मिलती। तभी अंधेरा होने लगता है। फिर प्रभु ने ऐसा बोला, देखो रूपा, आज इन गाय को ले जाकर घर चले जाइए, मैं सीता को ढूंढ के सुबह आऊंगा। ऐसा बोलते ही रूपा और विनोद गाय को लेकर घर चले जाते हैं। फिर प्रभु सीता को ढूंढते ढूंढते रात होते ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर सुबह उठकर सीता को ढूंढने लगता है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक जादुई पंखों वाला हिरण एक शिकारी की जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। पंखों वाली हिरण को देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो जाता है। हे भगवान, ये कैसा जादू है? पंखों वाला हिरण, मैं अपनी आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर तुरंत उस जादुई पंखों वाला हिरण को छुड़ा देता है। तभी वह हिरण उठकर ऐसी पूछती है, मानव, तुम्हारी ये सहायता मैं कभी नहीं भूल सकती। बोलो, तुमको क्या चाहिए? हे माया हिरण, मेरा नाम प्रभु है और मैं कल से अपनी गाय को ढूंढ रहा हूँ जो जंगल में भटक गई है। बस मुझे मेरी गाय को दिला दो। प्रभु, तुम घबराओ मत, तुम मेरे पीठ पर चढ़ो, फिर मैं तुम्हें आसमान में लेके जाऊंगी। ऐसा हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। ऐसा बोलते ही प्रभु हिरण पे चढ़ जाता है। तुरंत उड़ने वाला हिरण प्रभु को आसमान में लेके जाती है। वह दोनों मिलकर सीता को ढूंढने लगते हैं। थोड़े दूर जाते ही प्रभु सीता को देख लेता है। अरे अरे, वो देखो, मेरा सीता। लेकिन ये क्या? उसको एक शेर पीछा कर रहा है। हिरण जी, आप जल्दी वहां पर जाइए और उस शेर को रोकिए। हिरण जल्दी वहां पर जाती है और नीचे उतरती है। उड़ने वाला हिरण को देख शेर वहां से भाग जाती है। ऐसा हिरण सीता को शेर से बचा लेती है। जादुई हिरण जी, मैं आपकी ये सहायता कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। प्रभु, आपको कोई भी काम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। ऐसा बोलकर हिरण गायब हो जाती है
और प्रभु सीता को लेके अपने घर पहुंच जाता है।